नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं उन मुद्दों को जिसका सीधा सरोकार समाज से है, खासकर हाशिए पर रहने वाले वो बच्चे जिनके लिए जिंदगी की खुशियां बहुत दूर हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की एक बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्कूलों के मर्जर यानी कि विलय की। देश के दो राज्यों यानी कि झारखंड और उड़ीसा में पिछले कुछ दिनों में कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि उसका विलय हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपको बताते हैं कि अभी हाल में ही शिक्षा नीति भी लागू हुई है। कहा जाता है कि स्कूलों में बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते हैं बल्कि सामाजिक ताना बाना भी शिक्षा उन्हें मिलती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्कूलों को मर्ज करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। सरकार जो वजह बता रही है क्या वाकई सही है? देखिए रिपोर्ट। कहते हैं हर बच्चे के लिए स्कूल मंदिर होता है जहां बच्चों को शिक्षा के अलावा संस्कार भी मिलते हैं। लेकिन जब स्कूल ही बंद होने लगे तो फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा? देश के दो अलग अलग राज्यों झारखंड और ओडिशा से आई ये दो तस्वीरें इसकी मानगी हैं। झारखंड के नोवा मुंडी में प्राथमिक स्कूल को जामजुई के माध्यमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। हैरानी की बात ये है कि इन स्कूलों में 42 स्टूडेंट थे, फिर इनका विलय कर दिया गया। अब हालात ये हैं कि जामजुई के स्कूल में नोवा मुंडी के सिर्फ 4 या 5 छात्र ही पढ़ने जाते हैं। तो पहाड़ के अंदर में गांव है और वहाँ जंगल झाड़ी भी है, तो आना जाना में बच्चे लोग को भी थोड़ा दिक्कत होता है। अब यहाँ से मर्ज होने के बाद आप लोग कितने बच्चे पहुँचते हैं वहाँ आपके विद्यालय में आपके साथ? 5-6 जन पहुँचते हैं। 5-6 जन ही पहुँचते हैं, ऐसा क्यों? तो वहाँ पर बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, नाला है और वहाँ पर एक जंगल भी है। प्राथमिक स्कूल की जरा हालत देखिए। यहाँ कभी बच्चे पढ़ते थे लेकिन अब गाय और भैंसों का तबेला बन गया है। ये कितना गंदा है। अब यहाँ पर गाय बैल अपना डेरा डाले हुए हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बच्चे दूरी और रास्ते में जंगल होने की वजह से माध्यमिक स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं। यही हाल ओडिशा के मंतिरा गांव का है, जहां प्राथमिक स्कूल को हाई स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, जिसकी दूरी करीब 4 किलोमीटर है। इस स्कूल में जाने के लिए बच्चों को 3 रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती हैं, जिससे यहाँ के बच्चे और अभिभावक डरे रहते हैं। स्कूल में बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते हैं बल्कि सामाजिकता भी सीखते हैं। हर देश का ये प्रयास होता है कि गांव-गांव में स्कूल खुले ताकि हर बच्चा शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बने। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में स्कूल बंद हो रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरह से 3 राज्य इस समय ऐसे हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर स्कूलों के विलय की जो प्रक्रिया है वो पिछले साल से ही शुरू हो गई है और ये नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट था। लेकिन अभी हाल में ही आपने देखा था कि नई शिक्षा नीति को भी लॉन्च किया गया है। बहुत ही एस्पिरेशनल, बहुत ही एम्बिशियस उसे बताया जा रहा है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ऐसी हालत में जबकि स्कूलों के विलय से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरी शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। आज इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने खास पैनल के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दयाराम जी, जो कि एस्पायर एनजीओ के सेक्रेटरी हैं। एस्पायर वो एनजीओ है जिसने स्वराज एक्सप्रेस के साथ कोलैबोरेट किया है और हर हफ्ते हम एस्पायर एनजीओ के साथ काम करते हैं आगे। एस्पायर इज सपोर्टेड बाय टाटा स्टील फाउंडेशन। दया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रंगाचार गोविंदा, जो कि प्रोफेसर हैं, एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, और
और वाइस चांसलर भी रह चुके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। दया, आज की चर्चा में आपसे शुरुआत करूंगी कि जो स्कूल्स के जो विलय का मामला है, पिछले साल से हम सुनते आ रहे हैं और उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि ये जो 7E जो प्रोजेक्ट है नीति आयोग का, इसके तहत जो एक पायलट प्रोजेक्ट था कि किन राज्यों में स्कूलों का विलय किया जाए, लेकिन हालात क्या है जमीन पर, आपसे जानना चाहेंगे। पिछले 2 वर्षों में उड़ीसा और झारखंड हम जहां काम कर रहे हैं, इनके 19 ब्लॉक में 229 स्कूल 229 स्कूल्स मर्जर के नाम पर क्लोज हुए और इस क्लोज होने से 14,000 बच्चों को स्कूल से कट गए हैं। आपने सुना इसमें कहीं 4 किलोमीटर की दूरी है, कहीं बीच में जंगल है, कहीं बीच में पहाड़ियां हैं और ये सारे के सारे स्कूल 229 सभी ट्राइबल, SC और OBC पॉपुलेशन के भीतर है। इसका एक खास कारण भी है कि जो छोटे स्कूल के नाम पर जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये ट्राइबल हैबिटेशंस हैं ही इतने डिस्पर्स और इतनी छोटी छोटी आबादी होती है। आमतौर पर जो हम गांव देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, बड़े गांव 5,000 2,000 की आबादी वाली ट्राइबल एरिया में नहीं होता है। तो जो छोटे स्कूलों के नाम पर अनवायबल स्कूल कह के जब इन स्कूलों को बंद करते हैं तो बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है। एक तरफ तो हम सब बच्चों को RT के तहत कहते हैं सब बच्चों का मौलिक अधिकार है और हर बच्चों के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं और वो भी आपने देखा 42 बच्चे हैं और ये सारे के सारे ट्राइबल्स बच्चे। तो इसका असर क्या होने वाला है? इसका असर होने वाला है कि हम बहुतायत बच्चे जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं उनको स्कूलों से बाहर कर रहे हैं, उनको स्कूलों की जो भी सुविधा है उससे हम वंचित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ज्यादातर जो ये बच्चे हैं, ये SCs, STs और OBC के जो परिवार के बच्चे हैं, वो आज कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है। मिस्टर गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे कि राइट टू एजुकेशन का जो एक बेसिक प्रिंसिपल जो सबने फॉलो किया था कि यूनिवर्सलाइज करना चाहिए शिक्षा को, एक्सेस होना चाहिए यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच पाएं, इक्विटी यानी कि समानता लाने की जो बात कही जा रही थी, तो आज जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है और जो स्कूलों का जो विलय समय चल रहा है, इस दोनों को आप कोरिलेट कैसे करेंगे और कैसे जो ये मार्जिनलाइज सेक्शंस के बच्चे हैं, आज हम कैसे इंश्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा मिल पाए और ये बच्चे स्कूल जाएं? जब हम बात करते हैं दो कैटेगरी, एक तो पिछले 20 साल में ऐसे काफी स्कूल आए हैं कि अल्टरनेटिव स्कूल और EGS ये सभी में कुछ गांवों में जो दूसरे स्कूल है, बड़ी स्कूल है, इसके आजू बाजू में छोटे छोटे स्कूल भी आ गए थे। वो अलग बात है, इसको बंद करने के लिए कोई मना नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल जो दयाराम जी ने अभी बताया, जो फॉरेस्ट एरिया में है, ट्राइबल एरिया में है, रिमोट एरिया में है, जहां पहुंच नहीं पाते उस जगह में है, इसको जब भी बंद करना चाहते हैं तभी सोचने की बात है, सावधान से करना चाहिए। तो इसको किस तरह कहां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि सोचना चाहिए और कितने पास में है दूसरे स्कूल ये देखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये छोटे स्कूल सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये विकसित देशों में भी छोटे स्कूल होते हैं, क्योंकि छोटे गांव तो होते ही है, छोटी बस्ती तो होती है सभी जगह में, तो वहां भी होती है, लेकिन वहां तो बंद नहीं करते हैं। वहां जब भी छोटे गांव में छोटे स्कूल होते हैं, वहां तो दूसरे स्कूल से ज्यादा इनको रिसोर्सेज देते हैं, क्योंकि वहां पढ़ना लिखना ज्यादा मुश्किल है बच्चों को। लेकिन हमारे देश में यह हो गया है कि जो छोटे स्कूल में कम से कम व्यवस्था भी होती है और इसको अभी बंद करने के लिए सोच रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों में किस तरफ से इसको सॉल्व किया है ये प्रॉब्लम को। तो चाइना में फॉर इंस्टेंस, चाइना में आप देखो सभी छोटे छोटे गांव में भी एक स्कूल तो होती है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है वहां स्कूल नहीं है। लेकिन जब भी बहुत ही छोटे स्कूल हैं, वहां तो इन लोगों ने सैटेलाइट स्कूल्स बनाया है। वहां जैसे ही बच्चे को 6 साल में एडमिट करते हैं, तभी इनका नाम दूसरे स्कूल में बाजू में 10 साल के हो जाते हैं बच्चे, तभी किस स्कूल में जाने का इसको भी लिखते हैं। तो ये इस तरफ का सभी सुविधा बनाए, ये तभी अलग बात हो सकती है। लेकिन हम तो इसके लिए तो मैपिंग करना चाहिए। और जो अभी कह रहे थे कि
आपने मैपिंग की बात कही और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने मिस्टर गोविंदा कही, लेकिन दया आप इसे कैसे देखेंगे? इतनी बड़ी शिक्षा नीति हमने लागू कर दी और उस पर जैसा कि मिस्टर गोविंदा ने कहा कि मैपिंग करने की जरूरत है, तो क्या वाकई में मैपिंग ऐसी हो रही है कि कितने बच्चे इस समय बाहर हैं स्कूली एजुकेशन के? मुझे तो नहीं लग रहा है कि बिना किसी मैपिंग के इतनी बड़ी पॉलिसी लॉन्च कर दी गई होगी। नहीं, पहले तो मैं बताऊं कि कोई मैपिंग नहीं हो रही है। स्कूल मैपिंग का एक अच्छा खासा एक्सेप्टेड टूल है पूरी दुनिया में कि कैसे हम उसको करें। ऐसी कोई मैपिंग नहीं हो रही। मैपिंग होती तो ये स्कूल ज्यादातर बंद नहीं होते। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि जो 7 प्रोजेक्ट की आपने चर्चा की, वो 7 प्रोजेक्ट 3 स्टेट में लागू हो रहे हैं। कौन से 3 स्टेट हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। और तीनों ट्राइबल एरिया वाले स्टेट हैं। ये सारे के सारे स्कूल जो बंद हुए हैं वो ट्राइबल एरिया में। इसको समझने की जरूरत है। बाकी कहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो खास भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखने की जरूरत है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट है, इसमें देखिए, इसमें ये कहते हैं 1 लाख से 8,000, 1,08,000 से ज्यादा स्कूल है जो अनवायबल है। वो कहते हैं सिंगल टीचर स्कूल है और उसके वो बहुत सारे तर्क देते हैं कि क्यों ये स्कूल उपयुक्त नहीं है। हालांकि वो निष्कर्ष पे जब पहुंचते हैं तो कुछ और ही सुझाव देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब तक का अनुभव जो है इस सरकार के साथ, आप देखिए पिछले 2 सालों में सिर्फ 42,000 स्कूल की तो मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया उन्होंने कि पार्लियामेंट में दिसंबर में कि 42,000 स्कूल बंद हुए। इन 3 राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। अभी इस साल मध्य प्रदेश ने 13,000 और स्कूल बंद करने की घोषणा की। एक तरफ तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने की बात करते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों? जो आरटी है वो फंडामेंटल राइट है, उसके तहत हम बात करते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल। दूसरी तरफ इस साल का जोड़ ले सभी राज्यों का तो 1,08,000 में से ये 7,000 स्कूल करीब इस साल बंद हो गया। तो हम कहां ले जा रहे हैं बच्चों? एक बात और जोड़ना चाहता हूं, एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं। लेकिन आपको माफ करिएगा, 2 सेकंड के लिए रोकूंगी, आपके पास वापस आऊंगी। मिस्टर गोविंदा, मैं एक चीज यहां पर व्यूअर्स के लिए भी क्लैरिफाई करना चाहती हूं कि ये जो क्लोजर की बात हो रही है, सरकार ये कहती है कि हम क्लोज नहीं कर रहे, हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट द रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? ये क्या परसेप्शन का खेल है कि हमारे को परसेप्शन है कि ये स्कूल्स बंद किया जा रहा है या उनका विलय हो रहा है, या सरकार जैसा कह रही है उसको एक्सप्लेन करते वक्त बोलती है कि नहीं रीऑर्गेनाइजेशन है? इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए? बात यह है कि हमें जब भी स्कूल की मर्ज की बात करते हैं तब ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे स्कूल दूसरे स्कूल में जहां मर्ज कर रहे हैं वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये तो पहले सोचना चाहिए ना। जहां पहुंच नहीं पाते हैं ऐसे परिस्थिति है तभी तो इसी स्कूल में ज्यादा रिसोर्सेज देना चाहिए। रिसोर्स शेयरिंग की बात कर रहे हैं नेशनल पॉलिसी में, लेकिन कौन सी स्कूल में ऐसा रिसोर्सेज है कि दूसरे स्कूल के साथ शेयर कर सकते हैं? अपना ही रिसोर्सेज नहीं होती है हमारे स्कूलों में। तो मुझे तो लगता नहीं कि रिसोर्स शेयरिंग की बात नहीं, रिसोर्स कम करने की बात हो जाती है इसकी वजह से। तो जब भी हम वर्क करना चाहते हैं तब ये बहुत कुछ देखना चाहिए, इंक्लूडिंग तो बच्चियों को जाने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। 2 किलोमीटर होने से भी कभी कभी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, जा नहीं पाते हैं। हम उड़ीसा में बात कर रहे थे दयाराम जी के साथ, वहां तो स्कूलों में कह रहे थे कि बहुत जगह में तो प्राइमरी के बाद तो बच्चे छोड़ जाते हैं, पर्टिकुलरली लड़कियां, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, लेकिन दया इसके पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगी कि जब ये रीऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो सवाल ये उठता है कि जो बच्चे इस समय शिक्षा के दायरे से बाहर हो रहे हैं, खासकर जो ट्राइबल इलाकों में जैसा आपने बताया, तो उनके लिए क्या हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बाइसिकल्स या कुछ ऐसा सरकार क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही है? इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ये काम कर सकते हैं। तो क्या 7E का जो प्रोजेक्ट है जो मर्जर की बात करता है, क्या वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो ये बच्चे हैं जो जंगल से या नाले को पार करते हैं, जैसा हमने वो रिपोर्ट में दिखाया, तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आज क्यों नहीं सरकार अवेलेबल करवा पा रही है इन बच्चों के लिए ताकि वो स्कूल तक चलकर जा सके? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में भी इसका सीधा सीधा प्रावधान है, कई तरह के प्रावधान है। एक ने न कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का, उनको कोई साथ में ले जा सके, कोई जंगल से गुजर रहा है तो एक कोई व्यक्ति उसका साथ में भी जा सकता है, ट्रांसपोर्ट की भी है, और ये भी है कि बहुत छोटी छोटी आबादियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स की व्यवस्था की बातें तो है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जिस तरह निर्णय इंप्लीमेंट होता है तो हम आधे पक्षों को भूल जाते हैं। हम जैसे आपने कहा मर्जर है या ये क्लोजर है, तो एक्चुअली ये मर्जर के साथ साथ इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले ये सुनिश्चित
ड्राफ्ट में है कि पहले ये सुनिश्चित करें कि इन बच्चों को आप पहले स्कूल प्रोवाइड करें, वो हम भूल जाते हैं, हम क्लोजर शुरू कर लेते हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं कि हमें जो नई शिक्षा नीति में जो 1,08,000 स्कूल की बात हो रही है, मेरा डर ये है कि जितनी बात कही गई इनकी स्कूलों के अनवायबल होने पे, इनफेक्टिव होने के बारे में, तो ये होगा अंत में यही कि बाकी चीजों को तो हम छोड़ देंगे, हम इन स्कूलों को बंद कर देंगे। अब तक यही होता रहा है कि हम चूजी हैं, हमको जो सूट करता है वो हम चूज कर लेते हैं, जो बच्चों के हित में है उसको हम नकार देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं इस समय कि एक हाफ हार्टेड अप्रोच है, आप दोनों की बात सुनकर ये लग रहा है कि जो ये बच्चे खासकर ट्राइबल इलाकों में हैं, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ये जो बच्चे स्कूल के दायरे से बाहर हो गए हैं, तो इनको लेकर सरकार के पास या तो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, और अगर है भी, जैसा कि विलय और मर्जर की बात हो रही है, तो एक बहुत ही हाफ हार्टेड अप्रोच है, क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि ये बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर है। जो स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, लैब्स हैं, खेलों का सामान है, इन सब का कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इसे आप कैसे देखेंगी और इसका क्या इंपैक्ट है जो बच्चों की शिक्षा है उस पर? देखिए, ये स्कूल क्लस्टर्स का जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से उसके बारे में आप लोग बात करेंगे, जो क्लस्टरिंग है स्कूल्स की। देखिए, ये तो बहुत, मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है उन सभी एरियाज के लिए जहां पर की रिसोर्सेज की कमी है। जैसे मान लीजिए कि जहां पर टीचर्स का अपना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या इस तरह की जगह जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर सुविधाएं थोड़ी कम रहती हैं। तो जब वहां पर सुविधाएं जो कम है, लैब्स की कमी है या लाइब्रेरी की कमी है, तो अगर आप एक जो कुछ 8-10 स्कूल्स को एक बड़े स्कूल के साथ, एक मेन स्कूल के साथ जोड़ देते हैं, तो देखिए उसका कितना बड़ा आपको फायदा हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट का टीचर जो है वो बहुत कम अवेलेबल है उस एरिया में, तो और वो एक ही स्कूल में है, तो वो शेयर हो सकता है। उस टीचर की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं किसी दूसरे स्कूल में जाकर के भी वो वहां पर लेक्चर्स दे सकता है। उसी तरह से लाइब्रेरी की फैसिलिटीज हैं या लैब की फैसिलिटीज हैं, इस तरह की और कई फैसिलिटीज जो कि शेयर की जा पाएंगी। नहीं मनु, ये चीज तो जो आप जो कह रही हैं वो नहीं, दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये सारी बातें जो आप कह रही हैं कि रिसोर्स शेयरिंग वाली, ये जरूर हेल्प करेंगी, लेकिन ये कितना जायज है कि आप लाखों की संख्या में, एक तरफ तो आप मर्जर और क्लोजर की जब बात करते हैं, कंसोलिडेशन, मैं क्लोजर भी नहीं बोलूंगी, मैं कंसोलिडेशन कह रही हूं जो सरकार कहती है, लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि इतनी भारी संख्या में आप ट्राइबल बच्चों को, जो एससीज, एसटीज और ओबीसी बच्चे हैं, आप उनको शिक्षा के दायरे से कैसे बाहर कर सकते हैं? उसमें बाहर कैसे हो जाएंगे, बल्कि उसमें तो वो इंक्लूड होंगे। देखिए, इसमें जो नहीं, वो बच्चे तो जा ही नहीं पा रहे। हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, हमने एक रिपोर्ट दिखाया जिसमें वो बच्चे ये कह रहे हैं कि वो नाला क्रॉस करके, जंगल क्रॉस करके वो नहीं जा पा रहे हैं, तो वो कैसे जाएंगे? वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे। आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो करंट सिनेरियो है उसमें उनके पास सुविधाओं की कमी है, वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अपने पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये समस्या हमारे देश में है। लेकिन अगर ये समस्या है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आप नए स्कूल खोलिए, उन रास्तों को जहां से उस स्टूडेंट को, उस बच्चे को स्कूल जाना है, उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाइए, स्कूल्स ज्यादा खोलिए। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है चीजें। आपको एक्सेस तो वैसे भी बढ़ाना पड़ेगा ना, आप क्लस्टरिंग स्कूल्स ना भी करें तो भी हर बच्चा स्कूल जा पाए, उसके लिए आपको सुविधाएं तो बेसिक देनी ही पड़ेंगी। मैं एक सेकंड दया जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी। हाँ जी, मनु जी, यहाँ पर मैं दया जी को लाना चाहूंगी। दया, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मनु ने अभी जो भी कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जरूर। जो मनु बात कह रही है, मैं डॉक्टर गोविंदा की बात से भी जोड़ के, मनु कह रही है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, सही है। यदि डॉक्टर गोविंदा ने कहा कि चाइना में भी, मैंने खुद भी स्टडी किया है, यदि ये स्कूल सैटेलाइट स्कूल की तरह काम करे तो ना तो मर्जर की जरूरत है ना तो क्लोजर की जरूरत है। हम बात मर्जर और क्लोजर पर कर रहे हैं, ठीक है। और 7 के तहत जो नीति आयोग इन स्कूलों को मर्जर के नाम पर क्लोज कर रही है, यदि ये सैटेलाइट स्कूल की तरह काम करे, इनके रिसोर्सेज शेयर हो, तो उसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ता हूं। सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ने का एक तरीका है, क्योंकि ये पब्लिक पोस्चरिंग के लिए होती है, तो इसमें आपको 5 पैराग्राफ मिलेंगे जो 5 तरह के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हो, और अंततः होता कुछ और है। तो मेरी ये जो
डर है मुझे कि जितनी लंबे 4 पैराग्राफ में हमने इन स्कूलों को अनवायबल, इनइफेक्टिव बताया है, ये इन स्कूलों के बंद करने के रास्ते को और तेजी से चलाएगा, और यही हो रहा है। यदि ये होता तो फिर ये नीति आयोग ने अब तक इन ट्राइबल एरियाज में इन स्कूलों को बंद करने का अभियान 3 स्टेट्स पर, तो मेनली ट्राइबल स्टेट्स है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये कहां से शुरू किया। एक आग्रह मैं शेयर करना चाहता हूं, मैं नीलू जी आपसे एक आग्रह शेयर करना हूं। गवर्नमेंट की मंशा इससे दिखती है। ये देखिए, रूसा के तहत इस 2020-21 के बजट में आप देखिए, रूसा के तहत SC/ST के लिए जो एलोकेशन है उसको देखें तो हमको बात समझ में आ जाएगी कि इसमें पिछले साल की बनस्पति 412 करोड़ जो SC के लिए था उसको घटा के 50 करोड़ किया गया, जो ST के लिए 222 करोड़ को 25 करोड़ घटा के किया गया। बिल्कुल। जो SC/ST की स्कॉलरशिप है उसको देखिए आप, SC के लिए 39 करोड़ की स्कॉलरशिप को घटा के 15 करोड़ किया गया है, ST के 19 करोड़ की स्कॉलरशिप को घटा के 5 करोड़ किया गया है। इस पर जवाब ले लेते हैं। मनु, आप इस पे क्या कहेंगे? आप फंडिंग कम कर रहे हैं SC/STs और जो ट्राइबल इलाके के जो बच्चे हैं, इसे आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? फिर मैं आखिरी कमेंट मिस्टर गोविंदा से लूंगी, बताइए। ऐसा देखिए, एक तो कोई स्कूल्स बंद होने की इसमें बात नहीं है, स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात है और स्कूल्स को क्लस्टर करने की बात है, इसे बंद करने की कहीं कोई बात नहीं है। 100% जब आप, लेकिन हमारी तो रिपोर्ट दिखा रही है ना इस बात को कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं। मनु, कहाँ स्कूल बंद हो रहा है? 2025 तक हम ये कह रहे हैं कि आपको 100%, जो पॉलिसी कहती है कि 100% जो बच्चा है वो क्लास 8 तक पढ़े, ठीक है। 6% आपका बजट इंक्रीज कर दिया गया है, और उसके अंदर जो बहुत सारे प्रावधान है, यानी ब्रेकफास्ट का प्रावधान इसमें उन्होंने और जोड़ दिया कि जो बच्चा है वो स्कूल आए, वहां पर नाश्ता भी उसको मिले, पौष्टिक नाश्ता भी मिले, लंच भी मिले। उसके बाद जब आपके स्कूल्स की क्लस्टरिंग के साथ इस विषय को जोड़ा गया तो उसमें स्कूल बंद होंगे या उसमें बल्कि और ज्यादा सुविधाएं? आपकी माफ करिएगा मनु, माफ करिएगा, आपकी बात बहुत ज्यादा इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि जो असलियत है ट्राइबल इलाकों में, वहां पर बच्चे स्कूल में अभी नहीं जा रहे। एक आखिरी कमेंट मैं मिस्टर गोविंदा से लूंगी। आप मैं मिस्टर गोविंदा के पास जाना चाहूंगी। मिस्टर गोविंदा, आप बताइए कि जो रोड मैप है अब वो क्या होना चाहिए, कैसे ये ट्राइबल इलाके के जो बच्चे हैं ये स्कूल में अब कैसे जाएं, आप बताइए। ऐसा है कि कंसोलिडेशन तो करना पड़ता है, तो करना चाहिए, वो मना नहीं करते हैं कोई, लेकिन जिस गांव में दूसरे भी स्कूल है, आजू बाजू में ये स्कूल में है, वहां बंद करें, इसको मर्ज करें, कोई इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है इससे। लेकिन जहां हम कह रहे हैं कि रिसोर्स शेयरिंग का, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि RT के मुताबिक जो स्कूल में होना चाहिए सिर्फ 12% स्कूल है जिसमें अपने लिए जो रिसोर्स है इतना है। आप मर्ज क्यों कर रहे हैं? कहां से रिसोर्सेस मिलेगा इसके लिए? हमें तो, और दूसरी बात है कि जो छोटे स्कूल में है, छोटी गांव में जो स्कूल होती है, ट्राइबल एरियाज में होती है, फॉरेस्ट एरियाज में होती है, वहां तो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, वहां तो स्कूल के लिए और भी सुविधा बढ़ाना चाहिए, बंद करने की बात तो हो ही नहीं सकता है। नहीं तो दया, दुनिया भर भी करते हैं कि वहां तो बढ़ाते हैं, लेकिन दया आपसे आखिरी कमेंट लूंगी। दया, आपसे लास्ट कमेंट लूंगी, इसके बाद फिर मैं प्रोग्राम वाइंड अप करना चाहती हूँ। बहुत सही, मैं मनु जी की बात से कहते हुए फिर तो पहली बात जो होनी चाहिए इस नई शिक्षा नीति के बाद कि नीति आयोग को अपना सार्थक प्रोग्राम आज ही वापस लेना चाहिए। अभी कंटिन्यू क्यों कर रहा है? ये बच्चे स्कूल बंद के, मैं आज की तारीख में बताऊं, 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में 13,000 स्कूल को बंद करने की घोषणा हुई है। तब जब NEP मंजूर हो गया है तो ये क्यों चल रहा है? ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? नीति आयोग अपने ये सार्थक 7 प्रोग्राम बंद क्यों नहीं करती? साथ मनु, लास्ट कमेंट जल्दी से बताइए। स्कूलिंग बहुत ब्रीफली, बहुत शॉर्टली। अभियान जो आप अगर NEP पढ़ेंगे तो उसमें वो समग्र शिक्षा अभियान के इसमें रूप में ले रहे हैं, राइट टू एजुकेशन क्लास 12th तक कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्कूल्स हैं उसकी फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इतनी सारे जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो इसीलिए तो हो रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो बढ़े। 2025 तक आप बहुत मनु माफ करिएगा, आप जो बातें कह रही हैं मनु, आप जो बातें कह रही है वो बहुत ही थियोरेटिकल है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय इस समय बहुत कम है, लेकिन जो फाउंडेशनल कोर्स
अगर आप देखें एनईपी का तो वो 3 से 6 सालों के बच्चों के लिए भी है। और अगर 3 से 6 साल के बच्चे देखें, और जैसा हमने आज रिपोर्ट में भी दिखाया, तो फैक्ट यही है कि जो विलय का प्रोग्राम है, जो मर्जर का प्रोग्राम है, वो बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। हालांकि जो रिस्ट्रक्चरिंग है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो SC, STs और OBCs के जो बच्चे हैं, आज उनके लिए सरकार ऐसी कोई सुविधा क्यों नहीं दे पा रही है मर्जर के प्रोग्राम के साथ, ताकि वो स्कूली शिक्षा से बाहर ना हो। ये बड़ा सवाल है। और यहां पर आज अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये पॉलिसी लॉन्च हुई है और जैसा दया कह रहे थे कि ये 7E प्रोग्राम को वापस लिया जाए, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर अभी कोई विराम लगाएगी। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो नई शिक्षा नीति है वो कैसे लॉन्च होती है और इसका क्या असर पड़ता है, खासकर इन OBC और ट्राइबल इलाके में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दयाराम, मिस्टर गोविंदा, मनु शर्मा कटारिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर से आपके साथ मुलाकात होगी किसी और इशू के साथ। बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस पर।